YouTube के परमार आईएएस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। क्लास की श्रृंखला में आज हम भूगोल की क्लास पर चर्चा करेंगे। भूगोल में भाग 1 विश्व का भूगोल और उसके अंतर्गत मॉड्यूल 1 सामान्य भूगोल और उस मॉड्यूल के अंतर्गत खंड 2 ब्रह्मांड और उस खंड 2 के अंतर्गत चैप्टर 1 ब्रह्मांड सृजन और उस चैप्टर 1 के अंतर्गत बी नंबर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत हमने देखा पिछली क्लास में। आज हमारा इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे सेक्शन 5 और सेक्शन 5 में ब्रह्मांड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आज की क्लास में ब्रह्मांड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा हम करेंगे, वही तथ्य जो कि सिविल सर्विसेज यानी आईएएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं, हम पहला तथ्य लेते हैं जो ब्रह्मांड से संबंधित है, वह है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम एक नगर है, वह लोक प्रसिद्ध नगर है, वह नीदरलैंड देश के अंतर्गत आता है। एम्स्टर्डम जगह पर इस नगर में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसलिए यह प्रसिद्ध है। इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एम्स्टर्डम में क्या क्या है, तो सितंबर 2007 में विश्व के भौतिक शास्त्रियों का सम्मेलन हुआ। अगर प्रश्न यह पूछा जाता है कि 2007 सितंबर माह में विश्व के भौतिक शास्त्रियों का सम्मेलन कहां पर हुआ था, तो एम्स्टर्डम में हुआ था। पहली बात तो यह हमें स्मरण रखना है। और देखते हैं, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता, और नोबेल पुरस्कार 1980 में दिया गया था, जेम्स वाटसन क्रोनिन। तो जेम्स वाटसन क्रोनिन जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिकी का, तो क्रोनिन के डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, इन्होंने डार्क मैटर एक कॉन्सेप्ट दिया था, डार्क एनर्जी एक कॉन्सेप्ट दिया था। तो डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है, इसके संबंध में खोज जो ही हुई थी, तो इस पर चर्चा की गई। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर चर्चा की गई, वो चर्चा की गई एम्स्टर्डम में की गई। इसके अनुसार ब्रह्मांड का 96% भाग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से निर्मित है। और इस चर्चा पर चर्चा से जो बात निकल कर आती है, तो माना गया कि ब्रह्मांड का 96% भाग, टोटल यूनिवर्स का 96% भाग किस चीज से बना है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से निर्मित है। रही बात 4% यानी 4% भाग की, उस 4% जो भाग है, तो सच में देखा जाए अन्य तत्वों से मिलकर बना है। अगर मैं कहूं ब्रह्मांड की जानकारी हमें कितनी है, तो हम पूरे ब्रह्मांड के 4% चीजों से ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिचित हैं। तो देखिए यहां पर ब्रह्मांड के केवल 4% भाग से ही हम परिचित हैं, बाकी हमें ज्ञान में ही नहीं है कि ब्रह्मांड कैसा है और क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि सिद्ध हो चुका है कि पूरे ब्रह्मांड का 96% भाग वह बना है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से। ये सारी बातें एम्स्टर्डम में होती हैं और एम्स्टर्डम में ये बातें उठ करके आई। अब हम दूसरा बिंदु महत्वपूर्ण देखते हैं जो ब्रह्मांड से संबंधित है। दूसरा बिंदु है जॉन मेदर। जॉन मेदर एक ब्रह्मांड शास्त्री है, खगोलज्ञ है, खगोल शास्त्री है, और जॉन मेदर का संबंध अमेरिका से है, ये अमेरिका के खगोल शास्त्री हैं। अब जॉन मेदर के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। बिग बैंग के रहस्यों, जैसा कि मैंने पिछली क्लास से बताया था कि बिग बैंग क्या है, बिग बैंग का मतलब महाविस्फोट की स्थिति को बिग बैंग कहते हैं। तो इन्होंने, जॉन मेदर ने बिग बैंग के रहस्यों का पता लगाने के लिए
यानी जब महाविस्फोट होता है, उस महाविस्फोट की स्थिति को जानने के लिए, पता लगाने के लिए कोबे नामक योजना 1965 में प्रारंभ किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसने कोबे नामक योजना 1965 में प्रारंभ किया? तो वो जॉन मेदर ने किया। क्यों किया? बिग बैंग के मिस्टीरियस पॉइंट जानने के लिए, रहस्य जानने के लिए इन्होंने इस योजना का आरंभ किया। कोबे का मतलब है COBE, यानी कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोर, यानी ब्रह्मांड के बैकग्राउंड की चीजों को समझने का काम, एक्सप्लोर करने का काम जो हुआ, उसी योजना का नाम है कोबे। तो कोबे योजना का संबंध जॉन मेदर से है। अब हम आज की क्लास का तीसरा बिंदु लेते हैं, जो कि ब्रह्मांड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, और वह है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यानी LHC। LHC आया, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर तथा बिग बैंग दो बातें हैं, इन दोनों को हमें तुलनात्मक रूप से समझना है और जानना है। देखिए, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर क्या है? एक बहुत बड़ी मशीन बनाई गई थी फिजिक्स के क्षेत्र में, और वो मशीन बनाई गई थी कुछ रिसर्च करने के लिए। और रिसर्च क्या करना था कि यूनिवर्स में किस प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं, यूनिवर्स में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की घटनाएं कैसी होती हैं, क्या रिजल्ट निकलता है, इन गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए एक मशीन बनाई गई। और उस मशीन के द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया कि वास्तव में ब्रह्मांड में किस घटना से क्या परिणाम निकला। तो ब्रह्मांड जैसी घटनाओं को जानने के लिए जो एक बहुत बड़ी मशीन बनाई गई, बहुत बड़ा एक महायंत्र बनाया गया, उसी का नाम है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। अच्छा, एक ये तो मशीन हो गई, लेकिन बिग बैंग क्या है? तो बिग बैंग आप ये समझिए कि मेरी इसके पहले की क्लास और उसके पहले की क्लास आपने ली होगी, या आप उन क्लास को आप लीजिएगा, समझिएगा, तो बिग बैंग भी समझ में आ जाएगा। ये बिग बैंग क्या है विस्तार से समझ में आ जाएगा। लेकिन आज बिग बैंग और LHC को मैं समझा पाऊं आपको, तो मैं थोड़ा सा पीछे चलूंगा और पीछे वाली क्लास से कुछ तथ्यों को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के आपके सामने रखूंगा। एक बात ध्यान देना है, बिग बैंग का संबंध क्या है, तो थोड़ा सा समझें। बिग बैंग एक अवधारणा है, एक सिद्धांत है, जो ये बताता है कि ये हमारा ब्रह्मांड बना कैसे, यूनिवर्स का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। इसे बताने वाला सिद्धांत कहलाता है महाविस्फोट सिद्धांत, और उसी महाविस्फोट सिद्धांत की इंग्लिश है बिग बैंग थियरी। यानी बिग बैंग थियरी ब्रह्मांड के निर्माण की बात बताता है। अब बिग बैंग फिर है क्या, कैसे बताता है ब्रह्मांड का निर्माण? तो माना गया कि जो ये बिग बैंग सिद्धांत है, तो ये जॉर्ज लेमेटर ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। और जॉर्ज लेमेटर ने कहा कि पहले ब्रह्मांड बिल्कुल छोटा, बहुत ही आदिम परमाणु, बिल्कुल छोटा एक बिंदु जैसा था, और धीरे धीरे उस बिंदु का प्रसार होता है, विस्तार होता है, और फिर वह बिंदु जब बड़ा होता है, उसी बिंदु में बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिसे उन्होंने महाविस्फोट कहा, अंग्रेजी में बिग बैंग कहा। और जब बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, तो धीरे से उसमें हजारों अरबों टुकड़े हो गए उसी से, और फिर वही टुकड़े, कुछ टुकड़े आपस में एक जगह समूहन करते हैं, मिल जाते हैं, फिर कोई एक पिंड बन गया, फिर कुछ मिल जाते हैं, एक पिंड बन गया, और इस तरह से फिर आकाश गंगा बनी, तारा बने, ग्रह बने, उपग्रह बने। पिछली क्लास से मैंने विस्तार से समझाया था, लेकिन इतना यहां पर समझ में आ गया कि जो ये बिग बैंग है, तो ये महाविस्फोट सिद्धांत की इंग्लिश है। और बिग बैंग ये कहता है कि पहले महाविस्फोट हुआ,
और उससे टुकड़े अलग हुए और उन्हीं के समूह से फिर चीजें बनती गई और हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। यानी बिग बैंग ये कहता है कि सबसे पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, बिगेस्ट एक्सप्लोजन होता है, और फिर वहीं से ब्रह्मांड बनना शुरू हुआ। अच्छा, ये बात जॉर्ज लेमेटर की बहुत ही मान्य बात है और वैज्ञानिक तौर से ये सिद्ध भी हो गया है कि वो लगभग सही बात बताते हैं। इसका मतलब इतना बड़ा ब्रह्मांड की शुरुआत कहां से होती है? वह महाविस्फोट से होती है। अच्छा, महाविस्फोट कैसे हुआ और क्यों हुआ, क्या बना? अगर ये महाविस्फोट के बारे में जानकारी मिल जाए तो फिर हम आज बैठ करके जानकारी ले सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया। इसका मतलब ब्रह्मांड कैसे आया और कितना बड़ा हुआ और क्या होगा आगे, ये पूरा, यानी कैसे ब्रह्मांड जन्म लेता है और कैसे इतना बड़ा हुआ और आगे क्या होगा, ये सब जानने के लिए हमें एक ही चीज की आवश्यकता है कि हम उसके महाविस्फोट को समझें, महाविस्फोट की घटना को समझें, बिग बैंग के फिनोमेना को समझें। और जब वो हम समझ लेंगे तो निसंदेह हमें समझ में पूरा ब्रह्मांड के बारे में आ जाएगा। तो हमारे वैज्ञानिकों ने यह प्रयास किया कि क्यों न हम महाविस्फोट को पहले समझें। अगर महाविस्फोट को हम समझ लेंगे तो निसंदेह हम ये समझ जाएंगे कि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। तो बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे भौतिक शास्त्री, खगोल शास्त्री अब यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि महाविस्फोट की घटना कैसे हुई। अब समझा कैसे जाए महाविस्फोट की घटना? तो हमारे विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना धरती के अंदर वहां मशीनें फिट करके और वहां प्रयोग किया जाए और वहां बिग बैंग का प्रयोग किया जाए, यानी वहां चीजों का विस्फोट कराया जाए, महाविस्फोट कराया जाए। और महाविस्फोट के बाद जो चेन बनती है, जो श्रृंखला बनती है, उसका अध्ययन किया जाए। तो फिर इससे हमें यह पता चल जाएगा कि वास्तव में कैसे महाविस्फोट हुआ, क्या हुआ, तो ब्रह्मांड की जानकारी मिलेगी। और महाविस्फोट से यह भी पता चलेगा कि जो छोटा सा तत्व था शुरू में, वो तत्व किन चीजों से बना था, कौन से उसमें सब्सटेंस शामिल थे, ये भी पता चलेगा। इसका मतलब ये कि जो जॉर्ज लेमेटर ने कहा कि प्रारंभ में एक छोटा सा बिंदु के रूप में ब्रह्मांड था, तो ये छोटा सा बिंदु कहां से आया, यह जानकारी, और फिर ये बड़ा हुआ और आगे क्या होगा, यह जानकारी। यानी ब्रह्मांड की पूरी जानकारी का मतलब छोटा सा जो बिंदु था उसके पहले वो कहां से आया और आगे क्या होगा, ये सब जानकारी के लिए आवश्यक है कि हम महाविस्फोट को समझें। और हमारे भौतिक शास्त्रियों ने सोचा क्यों ना हम महाविस्फोट की सारी सिचुएशन बनाएं और धरती के अंदर प्रयोग करें, और उस प्रयोग से फिर हम यह समझ जाएं कि वास्तव में ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया। तो यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि हमारे विश्व स्तर पर जितने भौतिक शास्त्री, खगोल शास्त्री हैं, इन्होंने प्रयास जारी रखा है, और वह यह कि पहले हम बिग बैंग की प्रक्रिया, घटना को समझ लें, तब हम ब्रह्मांड की जानकारी ले लेंगे। यानी हमारे विद्वान ये जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड अस्तित्व में कैसे आया और क्या होगा। यह कब पता चलेगा, यह समझ में आ गया है कि हम महाविस्फोट की घटना को पहले समझें। तो आज महाविस्फोट की घटना को समझने के लिए बार बार प्रयास हो रहे हैं। तो यही प्रयास कुछ वर्षों पहले विश्व स्तर पर हुए कि ये कैसे विस्फोट होता है, यह जानने का प्रयास किया गया। और जब यह प्रयास किया गया तो धरती के अंदर ही जानने का प्रयास किया गया। वहां प्रयोगशाला बनाई गई धरती के अंदर और वहां पर विस्फोट कराया गया। अब विस्फोट करा के जानने का प्रयास किया गया कि वास्तव में छोटा जो तत्व था वह उसके पहले क्या था और क्या होगा, यह जानने का प्रयास किया गया। जो वह धरती के अंदर वह प्रयोग किया गया, जो मशीन बनाई गई थी इन घटनाओं को समझने के लिए, जानने के लिए, उसी मशीन का नाम था LHC, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, उसका यानी विस्तारित रूप है। इसका मतलब ये कि जो हमारी लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर मशीन है, वह मशीन धरती के अंदर विस्फोट के अध्ययन के लिए है। और विस्फोट का यानी महाविस्फोट की यदि जानकारी मिल गई तो ब्रह्मांड की जानकारी मिल गई। इसका मतलब यह है
कि इस मशीन के द्वारा हम बिग बैंग कर रहे हैं, यानी इस मशीन को धरती के अंदर प्रयोग करके वहां महाविस्फोट कर रहे हैं और वैसी ही स्थिति निर्मित करवा रहे हैं जो 15 अरब साल पहले घटना ब्रह्मांड में हुई थी। इसका मतलब कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर और बिग बैंग दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। ये एक मशीन है और ये मशीन धरती के अंदर वहां पर एक प्रयोग करने के लिए बनाई गई है। प्रयोग है कि वहां बिग बैंग करना है, यानी विस्फोट करना है। अब चलिए हम देखते हैं कि ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर और बिग बैंग का रिश्ता नाता क्या है। तो इस रिश्ता नाता में पहला बिंदु देखते हैं कि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए, अच्छा रहस्य जाने तो कोई ना कोई एक संगठन होगा, एक समूह होगा जो ये मशीन तैयार कराएगा और वहां रिसर्च करवाएगा। तो इसके लिए विश्व स्तर पर एक समूह आता है और जिसका नाम है सर्न, CERN। CERN एक संगठन है, एक समूह है वैज्ञानिकों का, विश्व स्तर का है। और इसी समूह ने यह कहा वैज्ञानिकों से कि अब हमें लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के माध्यम से बिग बैंग यानी महाविस्फोट करवाना है। तो सर्न ने नेतृत्व का काम किया, इस संगठन ने प्रमुख योगदान दिया। और इस संगठन का अगर मैं फुल फॉर्म कहूं तो वह आ जाएगा यानी यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। सर्न क्या करती है, वह यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है, यानी जो न्यूक्लियर है उनके रिसर्च करने के लिए यूरोप का एक केंद्र है। अच्छा, ये केंद्र है कहां पर, तो आप ये देखेंगे कि ये जो केंद्र है तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड है। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जेनेवा नगर है। तो जेनेवा नगर के पास में सर्न की संस्था है, संगठन है, और उसी संगठन ने वहीं पर यह लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर मशीन लगा करके प्रयोग किया था। अब देखिए, तो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने 30 मार्च 2010 को जेनेवा में पृथ्वी की सतह से, यानी जो हमारा धरती है, धरती का जो ऊपरी आवरण है जहां हम आप खड़े हैं, तो जो धरती की सतह है उस सतह से 100 फीट नीचे यानी 100 फीट नीचे डिगिंग की गई, खुदाई की गई और फिर नीचे 100 फीट जा करके 27 किलोमीटर एक सुरंग बनाई गई। यानी इस धरती के नीचे, ये हमारी धरती है, ये हमारी धरती है, इस धरती के 100 फीट नीचे जाए और फिर एक लंबी सुरंग बनाई जाए और वह सुरंग है 27 किलोमीटर। तो धरती के 100 फीट नीचे एक लंबी सुरंग बनाई गई और जो टनल बनाई गई वह 27 किलोमीटर की लंबी सुरंग बनाई गई। और इसी सुरंग को हम कहेंगे कि प्रयोगशाला। ये सुरंग क्या है, एक प्रकार की प्रयोगशाला बनाई गई, लंबी 27 किलोमीटर की लंबी एक प्रयोगशाला बनाई गई। इसी प्रयोगशाला में मशीनें लगाई गई, यानी एक बहुत बड़ी मशीन लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर बनाई गई और उसी मशीन के माध्यम से कुछ तत्व डाले गए और उन तत्वों को मिक्स करके और उनको विस्फोट कराया गया। वैसा ही विस्फोट कराया गया जो 15 अरब साल पहले यानी एक्सप्लोजन हुआ था, ब्रह्मांड में हुआ था, यूनिवर्स में हुआ था। तो 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग हुआ। अच्छा, हिस्टोरिकल ये प्रयोग आया, एक्सपेरिमेंट आया। तो ऐतिहासिक क्यों, क्योंकि इतिहास में ऐसा बड़ा नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय बहुत चर्चा में हुआ था कि ये ब्रह्मांड में ऐसा हुआ था तो बहुत कुछ घटनाएं हुई होंगी। अगर ये नीचे कंट्रोल नहीं हो पाया, ये बिग बैंग यानी यह लार्ज कोलाइडर हेड्रॉन का यह जो विस्फोट होगा वो कंट्रोल नहीं हो पाया, तो हो सकता है पूरी दुनिया नष्ट हो जाए। और बहुत सारे ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर्स ने कह भी दिया था कि धरती खत्म होने वाली है, ऐसा था भी। लेकिन ऊपर की कृपा और प्रभु की कृपा, कहा जाए ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कुछ उस रिसर्च से जानकारी जरूर मिली है। तो एक ऐतिहासिक महाप्रयोग हुआ। अच्छा, इस महाप्रयोग में क्या हुआ, कौन कौन कितने लोग शामिल थे, तो इसमें 1000 से भी अधिक वैज्ञानिक शामिल हुए।
यानी जो इसमें यह कहें तो 1000 से अधिक वैज्ञानिकों का एक ग्रुप शामिल किया गया था और सबने मिलकर के रिसर्च का काम किया था और वह महाप्रयोग किया था। अब इसमें हुआ ये कि इसमें प्रोटॉन बीमों को, यानी प्रोटॉन के रेज तैयार की गई, प्रोटॉन की बीम तैयार की गई और इन प्रोटॉन की बीमों को, यानी इसी प्रयोगशाला में धरती के अंदर प्रोटॉन की बहुत सारी बीमों को काफी तेज दौड़ाया गया, यानी लगभग प्रकाश की गति से। तो बीमें प्रकाश की गति से, प्रोटॉन की जो रेज है, बीमें है, प्रकाश की गति से गई और आपस में टकराने लगी। यानी उस मशीन के अंदर, यानी हम ये कहें LHC में, वहां पर बहुत सारी बीमें, प्रोटॉन की बीमें प्रकाश की गति से चलते हुए आपस में टकराने लगी और जब टकराई तो टकराने के बाद यह सोचा गया कि जब ये टकराएंगी तो कोई एक तत्व अस्तित्व में आएगा, बनेगा और वही तत्व शायद आगे चल करके धीरे 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 बड़ा होकर के ब्रह्मांड बना। यानी जो तत्व मिलेगा वही तत्व बेसिक तत्व होगा, वही मूलभूत होगा और उसी से ब्रह्मांड बना। और तब जानकारी मिल जाएगी कि ब्रह्मांड जो बना तो उसका मूल तत्व क्या है। क्योंकि जब हम देखते हैं जॉर्ज लेमेटर को, तो जॉर्ज लेमेटर ने कहा कि बहुत छोटा सा एक पॉइंट था, फिर वो बड़ा हुआ, तब उसमें विस्फोट हुआ, फिर अरबों खंड हुए, फिर वो एक दूसरे से मिले, फिर विस्फोट, फिर मिले, फिर विस्फोट। तो यहां पर हम लेमेटर के अनुसार देखेंगे कि जो एक छोटा सा पॉइंट था तो उसके पहले क्या था, यानी जो छोटा सा पॉइंट था तो वो किससे बना था, वो जानना जरूरी है, अभी तक पता नहीं चला है। और जो ये महाप्रयोग किया गया तो उस छोटे के पहले क्या था उसी को जानने का प्रयोग किया गया। ने प्रोटॉन की बीमें आपस में टकराई और ये क्रिया करवाई गई खूब तेजी से। जब की गई तो ये था कि उससे जो उत्पन्न होगा वही वास्तविक रूप से, यानी वह मूल चीज है जिनसे वह छोटा सा तत्व बना था। अब इसके बारे में कि जो उन्होंने कहा और लेमेटर ने कि एक छोटा सा परमाणु जैसे एक बिंदु था, पॉइंट था, और फिर वह महाविस्फोट हुआ, ब्रह्मांड बना। लेकिन छोटा सा वह जो बिंदु था, परमाणु, उसके पहले क्या था और वह किन तत्वों से बना था, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो परमार IAS चैनल में है। उस वीडियो को आप जाकर के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो छोटा सा बिंदु है तो उसके पहले क्या था, उसे आप जरूर देखना। और उसके पहले क्या था तो इसका मतलब पहले कुछ छोटे तत्व रहे होंगे और उन्हीं तत्वों से वो छोटा सा बिंदु बना, छोटा सा पॉइंट बना। तो इसका मतलब छोटा सा पॉइंट किसी तत्वों से बने और वही तत्व मूल है, क्योंकि उनसे ये बिंदु बना और इस बिंदु से पूरा ब्रह्मांड बना। इसका मतलब वही तत्व मूल है, जड़ है, बेसिक है, उनसे छोटा सा परमाणु जैसे बिंदु बना और फिर उसके बाद ब्रह्मांड बना। इसका मतलब ब्रह्मांड इस परमाणु के बिंदु से बना और परमाणु का बिंदु उन तत्वों से बना है। तो हम कह सकते हैं कि वही जो बेसिक तत्व है उन्हीं से ब्रह्मांड बना है। वो तत्व क्या है तो उन तत्वों का एक नाम दे दिया गया है कि ऐसा तत्व जैसे महाशक्ति है, यानी गॉड पार्टिकल, यानी भगवान जैसी शक्ति वाला, तो उस तत्व का नाम है गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसान भी नाम उसे दिया जाता है। तो मैंने वहां पर वीडियो में बताया है कि हिग्स बोसान कैसे अस्तित्व में आया। हालांकि उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के साथ दे दूंगा, उस वीडियो का, लेकिन फिर भी आप चैनल में जाकर के देखिएगा और उस वीडियो का श्रवण करें, देखने का काम करें। निश्चित बात है कि आपको ये पता चल जाएगा कि मूलभूत तत्व कौन सा था, उस तत्व से फिर ये बिंदु बना और इस बिंदु से विस्फोट बाद यह बना हमारा ब्रह्मांड। उसे जरूर समझिएगा। इसका मतलब जो ये तत्व है
इसको नाम दे दिया गया। अभी एक्चुअल में ओरिजिनल वो तत्व कौन सा था अभी पता नहीं चला, लगभग लगभग हमें पता चल रहा है कि ये कैसा था, लेकिन इसका नाम रख दिया गया है गॉड पार्टिकल, यानी ऐसा पार्टिकल, ऐसा कण जिसमें गॉड जैसी शक्ति हो, तो गॉड पार्टिकल। इसका मतलब ये कहा जाए वो बिल्कुल बेसिक तत्व जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना, आकाश गंगा ग्रह तारे उपग्रह बने, उस बेसिक तत्व का नाम है गॉड पार्टिकल। लेकिन इसका नाम हिग्स बोसॉन भी रखा गया है। तो अब हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल तत्व क्या है, यह किससे बना था, यह जानने की आवश्यकता है। खोज चल रही है, शोध चल रहा है। देखिए कब तक जानकारी मिलती है, कब तक हम समझ पाएंगे। पुनः यहां पर देखें कि इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से आपस में टकराने दिया गया तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया, यानी टकराते रहे। और यहां पर हम मूलभूत तत्व बनाने का काम कर रहे थे कि मूलभूत तत्व कैसे अस्तित्व में आया, वो क्या है। तो यह कहा जाए कि ये महाप्रयोग के द्वारा ब्रह्मांड का बेसिक तत्व, मूलभूत तत्व हम बना रहे थे। और हमें यह था कि जब ये प्रकाश की गति से प्रोटॉन की बीमें टकराएंगी, उसके बाद जो बनेगा वही मूलभूत है। तो हमने, और मूलभूत का नाम हिग्स बोसॉन रखा हमने, यह गॉड पार्टिकल। तो यहां पर प्रोटॉन की बीमों को लगभग प्रकाश की गति से आपस में टकराने दिया गया तथा हिग्स बोसॉन यानी मूलभूत तत्व के निर्माण का प्रयास किया गया। इस महाप्रयोग के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित उन अनसुलझी अवधारणाओं को परखने का प्रयत्न किया गया जिन्हें अब तक डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वन मोर डायमेंशन व गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता रहा है। यानी जो मूल तत्व है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना, तो कुछ विद्वानों का मानना था कि वो जो मूल तत्व है वो डार्क एनर्जी है, कुछ का मानना था डार्क मैटर है, कुछ का मानना था वन मोर डायमेंशन है, कुछ का मानना था वो गॉड पार्टिकल है। वास्तव में वो मूल तत्व जिससे सब कुछ बना वो है क्या? तो पहले से ये सब चला रहा है। डार्क मैटर कोई कहता है मूल तत्व है, कोई कहता है डार्क एनर्जी है, किसी का मानना है वन मोर डायमेंशन है, किसी का मानना है कि गॉड पार्टिकल है, किसी का मानना है हिग्स बोसॉन। लेकिन जो महाप्रयोग 2010 में किया गया तो वह इसी को जानने का प्रयास किया गया। हालांकि पूर्णतः हम सफल नहीं हो पाए, लेकिन जो मूल तत्व है उसके कुछ नजदीक पहुंचे हैं, लगभग लगभग वैसा तत्व जानने का हमें अवसर मिला है। अब यहां पर हम देखें, इस महाप्रयोग के द्वारा 15 अरब वर्ष पूर्व, और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 15 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट हुआ था, बिग बैंग हुआ था, और उसी के बाद ये पूरा ब्रह्मांड बना, यूनिवर्स बना। इसका मतलब है पूरा ब्रह्मांड जो बना तो कैसे बना, किस तत्व से बना, यही जानने के लिए वह रिसर्च किया गया जिनेवा में, और रिसर्च के में किया गया और प्रयोग किया गया और यही जानने का प्रयास किया गया। तो वही यहां बात लिखी है कि इस महाप्रयोग के द्वारा 15 अरब वर्ष पूर्व की महाविस्फोट की घटना को प्रयोगशाला में दोहराने का प्रयास किया गया। जो महाविस्फोट की वो घटना हुई थी उसे प्रयोगशाला में दोहराने का प्रयास किया गया। यानी जो खुले आसमान में, अंतरिक्ष में जो घटना हो रही थी उसे प्रयोगशाला में दोहराने का प्रयास किया गया। अब आगे हम देखें कि भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने, एक भारत के विद्वान थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, सत्येंद्र नाथ बोस ने बोसॉन थियरी प्रस्तुत की। यानी हिंदुस्तान के सत्येंद्र नाथ बोस ने एक बोसॉन सिद्धांत दिया था, और इस बोसॉन सिद्धांत को ब्रिटेन के विद्वान ने पढ़ा था, बहुत प्रभावित हुए थे। यानी भारतीय विद्वान के इस सिद्धांत से बहुत प्रभावित हुए। तो इस थियरी से प्रभावित होकर के ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने, यानी जब हमारे देश के सत्येंद्र नाथ बोस ने एक सिद्धांत दिया और अपने नाम से ही बोसॉन नाम दे दिया, उनका नाम जो बोस है उसी से बोसॉन हुआ, बोसॉन थियरी यानी बोसॉन सिद्धांत प्रस्तुत किया।
इस थ्योरी से यानी सिद्धांत से प्रभावित होकर ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में, अब हिग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु, कॉस्मोलॉजी का मतलब है ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान को समझने के लिए, पूरे कॉस्मोस को समझने के लिए, पूरे यूनिवर्स को समझने के लिए उन्होंने फिर हिग्स ने एक नई अवधारणा, नया सिद्धांत दिया। और नया सिद्धांत यह दिया कि उन्होंने ये माना हिग्स ने कि कुछ बहुत तो मैं भी दे रहा हूं इस समाज को कि कैसे ब्रह्मांड बना, लेकिन हिग्स ने यह माना कि उनका ज्ञान किससे जुड़ा है, बोस से जुड़ा है, सत्येंद्रनाथ बोस से जुड़ा है। इसका मतलब आज उन्हें जो काफी कुछ ज्ञान हुआ है बोस के कारण है, और शायद कुछ बोस का ज्ञान, कुछ हिग्स का ज्ञान, हिग्स ने ऐसा माना कि बोस का ज्ञान और हिग्स का उनका खुद का ज्ञान, और जब ये हुआ है तो उसी के बाद ही ये नया विचार उनके पास आया। तो उस नए विचार को, नए सिद्धांत को, नई विचारधारा को उन्होंने मान लिया कि न केवल उनका है न बोस का है, यानी वह जो नया विचार आया वह बोस का भी है और हिग्स का भी है। इसलिए नए विचार का नाम उन्होंने रख दिया, और वो रख दिया कि हिग्स बोसान। हिग्स, हिग्स का नाम है, बोसान, बोसान का, दोनों से मिल गया तो अवधारणा प्रस्तुत की। तो वास्तव में हिग्स ने ही हिग्स बोसान नामक अवधारणा प्रस्तुत की थी, सिद्धांत प्रस्तुत किया था 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने के लिए। और इसके पहले सत्येंद्रनाथ बोस ने बोसान सिद्धांत दिया था। तो सत्येंद्रनाथ के बोसान सिद्धांत से प्रभावित होकर के हिग्स ने 1964 में एक नया सिद्धांत, नया विचार दिया, हिग्स बोसान नामक अवधारणा 1964 प्रस्तुत की। इसका वर्ष भी पूछा जा सकता है, तो ये थी। अच्छा, हिग्स बोसान, तो यहां पर बोस को भी लगा था कि जो बता रहे कि मूलभूत ये तत्व था, यानी ब्रह्मांड का बेसिक तत्व, बेसिक चीज जिससे पूरा ब्रह्मांड बना, तो उन्होंने बताया कि वह बोसान है। और हिग्स को लगा कि पूरे ब्रह्मांड का मूल तत्व क्या है, हिग्स है। और बाद में इन दोनों को मिला करके यह कहा गया कि जो मूल तत्व है जिससे ब्रह्मांड बना है, यूनिवर्स बना है, वह हिग्स बोसान है। तो यहां पर हम देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता लिया लेडरमैन, एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे लिया लेडरमैन। लेडरमैन ने हिग्स बोसान को, उन्होंने ये मान लिया लेडरमैन ने कि हिग्स बोसान सिद्धांत में एक तत्व बताया गया है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना, और उस सिद्धांत में उस तत्व का नाम हिग्स बोसान रखा गया। तो लेडरमैन ने कहा कि ये जो बेसिक तत्व है जिससे ब्रह्मांड बना, इसमें अपार शक्ति है, भगवान जैसे शक्ति है। इसलिए उन्होंने उस मूलभूत तत्व जिससे पूरा ब्रह्मांड बना, उसको लेडरमैन ने गॉड पार्टिकल नाम दे दिया। उसी का नाम हिग्स बोसान रखा गया, और लेडरमैन ने उसी को गॉड पार्टिकल कर दिया। यानी ये हम कहेंगे हिग्स ने हिग्स बोसान कहा, और बाद में लेडरमैन ने हिग्स बोसान को ही गॉड पार्टिकल नाम दिया। तो हम कह सकते हैं वह सबसे पुराना और पहला तत्व जिससे इतना बड़ा ब्रह्मांड बना, यानी एक छोटा सा मटर के दाना के समान जो एक बिंदु बना था, उसी पर विस्फोट हुआ आगे चल के, तो वह बिंदु और पूरा ब्रह्मांड किससे बना है, तो सबसे पुराना मूलभूत जो तत्व है वह है गॉड पार्टिकल। अब हम आज ये कह देते हैं कि वो सबसे बेसिक तत्व जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है वो क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि वह हिग्स बोसान है, या हम ये कह सकते हैं कि वह गॉड पार्टिकल है। जैसे मैं कहूं कि बहुत बड़ी 5 मंजिला इमारत बनी है। अब 5 मंजिला जो इमारत है, तो ये कहा जाए इमारत का मूल तत्व क्या है जिससे बना, तो आप कह सकते हैं ईंट है, आप कह सकते हैं छड़ है, आप कह सकते हैं कि उसका आरसीसी गिट्टी है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा आरसीसी भी एक धूलकण से बना है, मैं ये कहूं ईंट भी धूलकण से है, और ये कहूं कि वो छड़ भी धूलकण से है। तो एक जो कण है, पार्टिकल, उससे छड़ भी बना,
उससे ईंट भी बना, उससे बालू भी बने, उसी से सीमेंट बने, सब कुछ बने, और फिर ये मकान। तो मकान का मूल तत्व ना छड़ है, ना ही बालू है, ना सीमेंट है, और ना ही ईंट है। मकान का मूल तत्व क्या है? वह है छोटा सा कण, पार्टिकल। जैसा हम ये चर्चा मकान के मामले में कर सकते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड के मामले में जो मटर के दाना के समान एक छोटा आया था, बिंदु आया, तो वह एक प्रकार की ईंट है, और इमारत एक प्रकार का ब्रह्मांड है। तो ये ईंट किससे बना? ब्रह्मांड किससे बना? ईंट में विस्फोट हुआ, तब ये पूरा ब्रह्मांड बना। तो ईंट और ब्रह्मांड किससे बना? तो एक कण से बना। उसी तरह से हम ये कहेंगे कि छोटा मटर के अनुसार का जो दाना था, वह एक बिंदु, अब पूरी आकाश गंगाएं और ग्रह उपग्रह तारे ये किससे बने? तो एक है, कण है, जिसका नाम है गॉड पार्टिकल, और उसी को हम कह देते हैं हिग्स बोसान। हिग्स बोसान या गॉड पार्टिकल एक आधारभूत कण है। दिस इज द बेसिक पार्टिकल। यह आधारभूत, द मोस्ट बेसिक पार्टिकल है, बहुत छोटा एकदम कण है। इसे पदार्थ निर्माण के सबसे आधारभूत, यानी यही एक छोटा तत्व है, पुराना, सबसे बेसिक। इसी से हर तत्व बना है। चाहे हम हवा ले, चाहे जल ले, चाहे मिट्टी ले, चाहे मकान ले, मार्कर ले, पंखा ले, शरीर ले, उसी से बना है। तो इसका मतलब यह हम कहें कि हिग्स बोसान या गॉड पार्टिकल एक आधारभूत कण है। इसे पदार्थ निर्माण की सबसे आधारभूत इकाई माना जाता है। ऐसा विचार है कि गॉड पार्टिकल में ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं। यानी जो ये कण है, अगर इसे हमने समझ लिया कि कहां से आया, क्या आया, तो आप समझिए कि पूरा ब्रह्मांड हमें पता चल गया। बस वैज्ञानिक यही खोजने में लगे हैं, और हो सकता है भगवान तक जाने का मौका मिल जाए, क्योंकि ये गॉड पार्टिकल है, वो कहां से आया? तो हो सकता है भगवान ने पहुंचाया हो, यानी ईश्वर ने पहुंचाया हो, एक अलौकिक शक्ति ने पहुंचाया हो। तो गॉड पार्टिकल यदि हमें समझ में आ गया कि कहां से आया, क्या है, तो रास्ते समझ में आ गए, तो हम आगे जाएंगे तो एक सुपरनेचुरल पावर यानी ईश्वर से भी मुलाकात हो सकती है। अब कब होती है, इसे ऊपर वाला ही समझे, इसे प्रभु ही समझे। लेकिन हम ये कहें कि यहां पर इसे पदार्थ निर्माण की सबसे आधारभूत इकाई माना जाता है। ऐसा विचार है कि गॉड पार्टिकल में ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं। अब यहां पर आया जो सर्न ने 4 जुलाई 2012 को महाप्रयोग द्वारा हिग्स बोसान से मिलते जुलते सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता प्राप्त की। देखिए, ध्यान दें, 2010 में प्रयोग शुरू हुआ और वो 12 तक चलता रहा। जब ये प्रयोग चलता रहा तो देखिए, इस प्रयोग के द्वारा हिग्स बोसान को ही हमें ढूंढना है। तो हिग्स बोसान से मिलते जुलते, यानी हिग्स बोसान जैसा ही एक तत्व मिला, लेकिन बिल्कुल हिग्स बोसान नहीं है। वैज्ञानिकों ने माना कि लगभग उसके जैसे है, उसके नजदीक है, लेकिन बिल्कुल वो नहीं। जिस दिन बिल्कुल वो मिल जाएगा तो पीछे का रास्ता भी और साफ हो जाएगा। लेकिन इस प्रयोग से लाभ क्या मिला कि इस प्रयोग के द्वारा हिग्स बोसान से मिलते जुलते सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी एक तत्व मिला है जिसे हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी वह एटॉमिक पार्टिकल से भी छोटा है, वह सब एटॉमिक पार्टिकल है। इसकी खोज करने में हमें सफलता मिली। तो यहां पर LHC का जो प्रयोग हुआ, उससे हमें लाभ क्या हुआ? हमें लाभ यह हो जाता है कि हमें सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज हमें हो गई है, हमें ये मिल गया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का हमें लाभ क्या हुआ, क्या मिला, तो सब एटॉमिक पार्टिकल हमें मिला। अब आगे हम देखें, 14 फरवरी 2013 को फिर जब ये चीजें हमें मिलने लगी, तो फिर 14 फरवरी 2013 को लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर को बंद कर दिया गया है। यानी इस मशीन को, इस प्रयोग को फिर बंद कर दिया गया। अब हम इस लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के बारे में थोड़ा सा और जाने, तो उसको हमने विशेष 1 में रख दिया है। विशेष 1 में
यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन, जिसे हम सर्न कहते हैं, सर्न CERN, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको यहां पर बताया था। तो फुल फॉर्म आपने यहां ये देखा, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, और इसी को जब हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन। ये हिंदी में नाम है, अंग्रेजी में यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, और शॉर्ट फॉर्म है सर्न। एक ही चीज है तीनों। तो यूरोपियन नाभिकीय अनुसंधान संगठन यानी सर्न, सा यानी से CERN को हम देवनागरी में भी लिख सकते हैं। तो सर्न के बारे में हमें समझना है कि ये सर्न अर्थात ये जो संगठन है, ये संस्था है, क्या है। तो कण भौतिकी, कण भौतिकी का मतलब एक छोटा कण ले, पार्टिकल, उस पार्टिकल का अध्ययन करें, कहां से आया, क्या आया, कितने भाग है, क्या गुण है, क्या तत्व है, कैसे, अगर ये अध्ययन करें तो ऐसा अध्ययन करने का एक बड़ा विषय बन जाए तो उस विषय को कहा जाएगा कण का अध्ययन करने वाला सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ स्टडीइंग द पार्टिकल, और उसी को नाम दे दिया गया कण भौतिकी, पार्टिकल फिजिक्स। तो फिजिक्स का ही एक पार्ट है, लेकिन काफी बड़ा पार्ट है, एक नए विषय के रूप में आया है। तो फिजिक्स का एक पार्ट है पार्टिकल फिजिक्स, और पार्टिकल फिजिक्स में ही हम पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो कण भौतिकी की, अगर कण भौतिकी का अध्ययन हमें करना है तो इसकी प्रयोगशाला होनी चाहिए। तो कण भौतिकी की सबसे बड़ी अगर प्रयोगशाला पूरे विश्व में है, वह आपकी सर्न ही है, सर्न के पास है। तो कण भौतिकी की विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला। दूसरी बात आई कि यह मतलब सर्न फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जेनेवा में स्थित है। इनकी सीमा में लगभग जेनेवा पर स्थित है। स्थापना कब हुई थी सर्न की? तो 29 सितंबर 1954 को, 29 सितंबर 1954 को, 1954 को स्थापना हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था स्थापना करने का, यानी संस्था का, सर्न का? तो देश था विभिन्न प्रकार के कण त्वरकों का विकास करना, यानी कण के जो स्टिमुलेटर्स है, विभिन्न प्रकार के पार्ट्स हैं आदि हैं, उनको डेवलप करना और फिर जानना कि ब्रह्मांड कैसे आया। तो विभिन्न प्रकार के कण त्वरकों का विकास करना, और विश्व का सबसे बड़ा परमाणु आयोग भी है। सर्न को विश्व का सबसे बड़ा परमाणु आयोग माना जाता है, एटॉमिक चीजों पर स्टडी करने वाला माना जाता है। और वर्ष 2017 से 2017 से भारत इसका एसोसिएट सदस्य है, यानी भारत 2017 से सर्न का एसोसिएट सदस्य है। आज की क्लास में हमने ब्रह्मांड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना, समझा। इन तथ्यों में हमने आज 3 तथ्यों, फैक्ट्स के बारे में जाना। अब जो अगली क्लास होगी तो कुछ और भी तथ्य हैं, उन्हें मैं लेकर के आता हूं, इन्हें आप तैयार करिए। आज की क्लास समाप्त करते हैं, हम लोग मिलते हैं पुनः। धन्यवाद।